और आग लगाने में कहीं कोई ठंडा पानी न डाल दे। इसलिए किसी भी पद पर किसी भी जाति धर्म समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको काले कपड़े में लपेटकर ढक रही है। ढकने का मतलब या तो कीचड़ या काला कपड़ा। काला कपड़ा मतलब न दिखाओ। जैसे राहुल गांधी इतनी बड़ी पदयात्रा की तो मत दिखाइए, दिखाइए ही मत। ईवीएम हटाओ के लिए भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा जी इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, मत दिखाओ। यह हो गया काले कपड़े में ढक देना। और कीचड़ पोतना, राहुल गांधी को पप्पू दिखाओ, अखिलेश यादव को टोटी चोर दिखाओ, बदनाम करना। ये दो इनके उपकरण हैं। यानी या तो काले कपड़े से ढक रहे हैं या मुंह पर कीचड़ पोतने का काम कर रहे हैं दूसरों के। शंकराचार्यों पर भी कीचड़ उछाल दिया। या तो उनको कपड़े में ढका, उनकी बातें नहीं दिखाई, या उनके चेहरे पर दाग लगाया। न्यायाधीशों को या तो काले कपड़े में ढका या उन पर कीचड़ फेंका। यानी ये दो औजार इनके पास हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जीत जाते हैं, फिर से सत्ता में आते हैं, तो कैसे आएंगे तो हम सब जान रहे हैं। या तो कमलनाथ जैसे भेदिए से, या अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारियों से, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे भ्रष्टाचारियों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। अमित शाह जी ने कहा था। हम तो कोई सरकार से सूचना लिए नहीं है, इन्हीं लोगों ने कहा ये लोग सरकार में है। तो ऐसे लोगों से सहयोग लेकर जो सरकार वापस लौटेगी वो जनता के सहयोग से नहीं लौटेगी। और अगर वो लौटेगी तो एक और सेना इनका साथ देने आएगी, और वो होगी 4 साल बाद जब अग्निवीर खाली होकर वापस आएंगे। अग्निवीर बेरोजगार युवा होंगे जो सेना की ट्रेनिंग लिए होंगे। और जब आप सेना की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, बेरोजगार रहेंगे, पेट भरना रहेगा, तो आपके पास तो एक ही क्षमता है, गोली मारने की। जैसे मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको केवल बोलने की। तो दोस्तों, जब अग्निवीर लौटेंगे 4 साल बाद, तो उन्हें अपनी सेना के रूप में कौन रखेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो जिन पूंजीपतियों को पीएम केयर फंड का पैसा बिना सरकार को हिसाब दिए, बिना जनता को हिसाब दिए दिया जा रहा है, वही पूंजीपति प्राइवेट आर्मी बनाएंगे और उसमें इन सैनिकों को भर्ती कर लेंगे। पहले तो देश गफलत में था कि सेना की स्कीम है अग्निवीर योजना, लेकिन जब पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे साहब ने खुद खुलासा कर दिया कि सेना को बिल्कुल नजरअंदाज करके योजना लाई गई है, तो योजना क्यों लाई गई है? क्योंकि सेना की ट्रेनिंग आम लोगों को कभी दी ही नहीं जाती है, गोपनीय होती है। आतंकी संगठन बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं सेना की ट्रेनिंग मिल जाए, नहीं मिल पाती है। तो सेना की स्कीम में ही ऐसा बदलाव कर दो कि तमाम ट्रेंड लोग समाज में आ जाएं और वो दर दर भीख मांगे रोजगार के लिए, और पैसा कुछ लोगों के पास रख दो, वो अपने आप उनको ले लेंगे। तो ट्रेनिंग होगी सेना से और प्रयोग करेंगे पूंजीपति। फिर जरा इस दृश्य को बदल कर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत गंभीर चर्चा होगी। आप जानते हैं कि मेरी चर्चा भारत के संविधान के सापेक्ष होती है। संविधान सुरक्षित तभी रहेगा जब लोग संविधान को समझेंगे, जानेंगे, और संविधान को खतरा तब होगा जब देश में जो सरकार है वो लोकतंत्र विरोधी मानसिकता की होगी। सरकार में बैठे लोग तानाशाही प्रकृति के होंगे, करप्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। तो जनता की जिम्मेदारी क्या है कि इस प्रवृत्ति के लोगों को पहचानें और उनको सत्ता से बाहर करें। दोस्तों, वैसे तो हमेशा से ही आज़ादी के बाद के कुछ एक दशक को छोड़कर देखा जाए तो धीरे धीरे राजनीति में गंदे प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश शुरू हुआ। क्योंकि किसी कवि ने कहा भी है कि सत्ता चंदन सी सुवासिनी मन भावन, सत्ता चंदन सी सुवासिनी मन भावन, किंतु विषधरों से हो सकती मुक्त नहीं। जैसे कहा जाता है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, ये कहा जाता है। सच है कि झूठ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सी किंवदंतियां झूठ भी हैं। तो इसको आप गूगल पर जूलॉजी में जाके पढ़ लीजिएगा, जंतु विज्ञान में देख लीजिएगा। फिर भी जैसे ये कहा जाता है कि चंदन के पेड़ पर, चंदन भले इतना सुंदर है, अच्छा महकता है, लेकिन सांप लिपटे होते हैं, जाने पर खतरा होता है, वैसे ही राजनीति देश के लिए, समाज के लिए, आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ विषैले सांप पहुँच जाते हैं।
तो दोस्तों 2024 का चुनाव देश को आजादी के बाद पहली बार इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है कि एकदम साफ साफ दो तरह की लड़ाई है। एक है संविधान विरोधी मानसिकता के लोग, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग, भ्रष्ट नेताओं का जुगाड़ और समीकरण बैठाने वाले नेता, सारी पार्टियों में से तोड़ तोड़ कर करप्ट नेताओं को अपनी तरफ करने वाले नेता, जो कहते हैं वो कभी न करने वाले नेता, चाहे किसी से भी कभी भी कोई वादा किया। जी हां, विवाह में मंडप में हम लोग कसम लेते हैं पत्नी के साथ साथ निभाने की, अगर उसको न निभाया जाए तो वो भी वादा खिलाफी है। तो एक तरफ इस चरित्र इस प्रकृति के लोग हैं जिन्होंने राम को न केवल सीता से अलग करके मंदिर बना दिया, बल्कि अगर उनका बाल रूप बनाया तो राम जी को कभी भी बाल रूप में आप शेष तीनों भाइयों के साथ ही देखेंगे, कभी अलग नहीं देखेंगे। वो चारों भाई साथ पढ़ने गए, साथ खेलते थे, साथ उठते बैठते थे, लेकिन अलग मूर्ति लगी है रामलला की। तो न केवल राम जी को सीता जी से अलग कर दिया, हनुमान जी से अलग कर दिया, बल्कि राम जी को चारों भाइयों से भी अलग करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, स्थापना की गई। तो एक तरफ तो ऐसी शक्तियां हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रही हैं, संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति कर रही हैं, महिला रक्षा के नाम पर घर की ही महिला को तिरस्कृत करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हुए पूरे सारे पार्टियों से भ्रष्ट लोगों को अपने पाले में करने वाले नेता हैं। और दूसरी तरफ इन सब से लड़ने वाले नेता हैं। अब कौन दूसरी तरफ में बचेगा, कौन और आएगा, पहली तरफ में कौन चला जाएगा, कौन वहीं रह जाएगा, कौन वहां से हटेगा, ये सब जनता के दबाव से निर्धारित होगा। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं कि 2024 का चुनाव आर या पार, या तो होगी संविधान की जय जयकार और नहीं तो मचेगी चीख पुकार, हाहाकार। मैं कम बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होगा। दोस्तों, आज मीडिया में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जी ट्यूब पर, आज तक पर, एबीवीपी पर, न्यूज नेशन पर, टीवी 9 भारतवर्ष पर, रिपब्लिक इंडिया पर, तमाम, वो कौन लोग हैं? वो मीडिया सेना है। वो किस तरह से कार्य कर रही है? उसे नैतिकता से, मानवता से, सच्चाई से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे आक्रमणकारियों की फौज छोटे बच्चों को भी मारती थी, गर्भवती महिलाओं को भी मारती थी, यानी मानव मूल्य का कोई महत्व नहीं, बस मारो काटो सत्ता तक पहुंचो के हिसाब से चलती थी। मनुष्य के रूप में एक मशीन के तौर पर काम करती थी। वैसे ही मीडिया की सेना, सेना शब्द का प्रयोग गलत है, लेकिन सेना में शक्ति होती है इस नाते कहना पड़ रहा है, मीडियाई सेना एक व्यक्ति की इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए देश में आग लगा रही है। और आग लगाने में कहीं कोई ठंडा पानी न डाल दे, इसलिए किसी भी पद पर, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको काले कपड़े में लपेटकर ढक रही है। ढकने का मतलब या तो कीचड़ या काला कपड़ा। काला कपड़ा मतलब न दिखाओ, जैसे राहुल गांधी इतनी बड़ी पदयात्रा की तो मत दिखाइए, दिखाइए ही मत। ईवीएम हटाओ के लिए भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा जी इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, मत दिखाओ। ये हो गया काले कपड़े में ढक देना। और कीचड़ पोतना, राहुल गांधी को पप्पू दिखाओ, अखिलेश यादव को टोटी चोर दिखाओ, तेजस्वी प्रताप पर केवल आरोप कर लगाओ, बदनाम करना, ये दो इनके उपकरण हैं। यानी या तो काले कपड़े से ढक रहे हैं या मुंह पर कीचड़ पोतने का काम ये कर रहे हैं दूसरों के। किनको? जो मानवता की बात कर रहे हैं। और यहीं तक नहीं, हिंदुत्व की राजनीति करने के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी के समर्थकों ने शंकराचार्यों पर भी कीचड़ उछाल दिया। या तो उनको कपड़े में ढका
उनकी बातें नहीं दिखाई या उनके चेहरे पर दाग लगाया। न्यायाधीशों को या तो काले कपड़े में ढका या उन पर कीचड़ फेंका, यानी ये दो औजार इनके पास हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये जीत जाते हैं, फिर से सत्ता में आते हैं, तो कैसे आएंगे ये तो हम सब जान रहे हैं। या तो कमलनाथ जैसे भेदिए से, या अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारियों से, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे भ्रष्टाचारियों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। अमित शाह जी ने कहा था। हम तो कोई सरकार से सूचना लिए नहीं है, इन्हीं लोगों ने कहा, ये लोग सरकार में हैं। तो ऐसे लोगों से सहयोग लेकर जो सरकार वापस लौटेगी वो जनता के सहयोग से नहीं लौटेगी। और अगर वो लौटेगी तो एक और सेना इनका साथ अब देने आएगी, और वो होगी 4 साल बाद जब अग्निवीर खाली होकर वापस आएंगे। अग्निवीर बेरोजगार युवा होंगे जो सेना की ट्रेनिंग लिए होंगे। और जब आप सेना की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, बेरोजगार रहेंगे, पेट भरना रहेगा, तो आपके पास तो एक ही क्षमता है, गोली मारने की। जैसे मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको केवल बोलने की और वेतन के सिवा कुछ करने की सोच नहीं सकते। जो सोच सकते थे वो छोड़कर चले आए, जो सोच सकते थे वो छोड़कर चले आए। तो दोस्तों, जब अग्निवीर लौटेंगे 4 साल बाद, तो उन्हें अपनी सेना के रूप में कौन रखेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो जिन पूंजीपतियों को पीएम केयर फंड का पैसा बिना सरकार को हिसाब दिए, बिना जनता को हिसाब दिए दिया जा रहा है, वही पूंजीपति अपने रेल की सुरक्षा के नाम पर, अपने टोल प्लाजा और सड़क की सुरक्षा के नाम पर, अपने हवाई जहाज और एयरपोर्ट की सुरक्षा के नाम पर प्राइवेट आर्मी बनाएंगे और उसमें इन सैनिकों को भर्ती कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी योजना है। कभी आपने सोचा है? पहले तो देश गफलत में था कि सेना की स्कीम है अग्निवीर योजना, लेकिन जब पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे साहब ने खुद खुलासा कर दिया कि सेना को बिल्कुल नज़रअंदाज करके ये योजना लाई गई है, तो ये योजना क्यों लाई गई है? क्योंकि सेना की ट्रेनिंग आम लोगों को कभी दी ही नहीं जाती है, गोपनीय होती है। आतंकी संगठन बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं से सेना की ट्रेनिंग मिल जाए, नहीं मिल पाती है। तो सेना की स्कीम में ही ऐसा बदलाव कर दो कि तमाम ट्रेंड लोग समाज में आ जाएं और वो दर दर भीख मांगे रोजगार के लिए, और पैसा कुछ लोगों के पास रख दो, वो अपने आप उनको ले लेंगे। तो ट्रेनिंग होगी सेना से और प्रयोग करेंगे पूंजीपति। फिर जरा इस दृश्य को बदल कर देखिएगा, ये वाली सीन देखिए, फिर इस दृश्य को बदल दीजिए। अभी यहां भारत की रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है। ये रैपिड एक्शन फोर्स सरकार के कर्मचारी हैं। अगर ये गलत करेंगे और सरकार बदलेगी तो इनकी नौकरी ले लेगी। और इधर किसान है, इस नाते ये लोग आपस में भले चाहे वहां से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, मिलजुल कर बात कर रहे हैं। अगर ये कंपनी के सैनिक हो जाएंगे तब, किसी पूंजीपति के सैनिक होंगे तब, फिर वहां संविधान के प्रति कसम नहीं खिलाई जाएगी नौकरी देते समय, तिरंगे की कसम नहीं खिलाई जाएगी। वहां यह नहीं कहा जाएगा कि अगर कमांडर गलत आदेश दे तो गोली मत चलाना। वहां यह कहा जाएगा कि जो कुछ कमांडर कहेगा करना है आपको, और नहीं तो तुम्हें भी गोली मारकर उड़ाया जाएगा, जैसे मंगल पांडे को उड़ा दिया गया था। तब जब इस तरह से आप आंदोलन करने जाएंगे तो इनके हाथ में जो हथियार रहेंगे, ये हवा में चलाएंगे कि सीने पर मारेंगे। ये बहुत बड़ी संभावना की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। मुझे रात दिन नींद नहीं आती है कि आखिर जिन लोगों ने ये योजना बनाई कि 4 साल बाद ही सैनिक रिटायर होकर आ जाएंगे, वो उन सैनिकों का कौन सा प्रयोग करना चाह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, 2024 का चुनाव आर पार होने वाला है। या तो संविधान की जय जयकार होगी और या चीख पुकार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको बता दें, ये सभी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों के खिलाफ होगी। मैं फिर से अयोध्या के राम मंदिर का उदाहरण देना चाह रहा हूं। आप कल्पना करिए कि अयोध्या का परिवार है, राजा दशरथ जी का परिवार है,
उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, हनुमान जी सब हैं। तो राम का जो चरित्र दर्शाया गया है उसके अनुसार अगर राम जी को अकेले कहीं बैठा देंगे तो क्या वो खुश हो जाएंगे? खूब बैठाकर पूजा कर देंगे, खूब कहीं अकेले बैठाकर आसन पर पूजा कर लेंगे। नहीं, सबको जोड़कर चलने की बात उनके दृश्य में वहां पर दिखती है। शेष आप कहीं असहमत हो, सहमत हो, संविधान आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आस्था का अधिकार देता है। आप चाहें तो भगवान राम को भगवान माने, आप चाहें तो उनको इंसान माने, आप चाहें तो कुछ न माने, ये संविधान आपको आज़ादी देता है, ये आपका हक है। लेकिन मैं उस दृष्टांत के आधार पर ये बता रहा हूं कि जब इस तरह से बांट करके किसी को कुछ दिया भी जाएगा तो वो भी उसके काम नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1857 में आक्रमण किया था तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक डॉक्टर था, कोई मौलाना रहा होगा, उसने खुफियागिरी की थी मुगल बादशाह के खिलाफ, अंग्रेजों को सूचना दी थी और उस सूचना देने के बदले उसकी जान बच गई, उसको बहुत सारी बख्शीशें दिया अंग्रेजों ने। इधर बहादुर शाह जफर के 4 बेटों का सिर कलम करके तस्तरी में उनको पेश कर दिया गया था और स्वयं बहादुर शाह जफर जी को यहां से हमेशा के लिए रंगून, बर्मा की राजधानी जो उस समय हुआ करती थी, वहां भेज दिया गया था, जिसका नाम आज यंगून है और बर्मा का नाम म्यांमार है। फिर भारत का अंतिम मुगल बादशाह वहीं शहीद हुआ। तो मुगल बादशाह की बेटियां कहां गईं? मुगल खानदान की वो बेटियां चौका बर्तन करने को मजबूर हुई। तो एक बार मुगल बादशाह की एक बेटी उस खानदान की वहां पहुंची जहां वो गद्दार हकीम अंग्रेजों के साथ बैठ करके हंसी मजाक कर रहा था। जब वहां पहुंची तो उसने कहा कि हमें कोई नौकरी मिल जाए हुजूर। तो उसने, अब चूंकि अंग्रेजों को तो बात करने उतना आता नहीं था, तो हकीम को लगाया गया। हकीम ने कहा क्या करोगी? उसने बोला कि मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, जाओ बनाओ। जब उसने खाना बनाया और वो खाना आया, सब लोग खाए, तो हकीम चौंक गया। हकीम क्यों चौंक गया? क्योंकि राजशाही के जमाने में दोस्तों हर एक राज परिवार का एक स्पेशल व्यंजन होता था, स्पेशल डिश होता था, जो वही लोग बना पाते थे और जान पाते थे। कोई और उसको जानता भी नहीं था कि वो बनता कैसे, रेसिपी अलग हुआ करती थी। उसने वो डिश बना दिया था। तो हकीम क्यों चौंक गया कि ऐसा कौन आ गया कि जो उस डिश को जान रहा है? वो उनके परिवार के लोग जानते थे। कई तरह की लेयर्स हुआ करती थी। कुछ ऐसे डिश होती थी जो केवल मुगल रसोइयां जानते थे, कुछ ऐसी डिश हुआ करती थी जो राजाओं की बेटियों को नहीं बताई जाती थी, क्योंकि वो ससुराल में चली जाएंगी तो वहां भी वो डिश चली जाएगी। ये जान लीजिए, ये सब राजतंत्र की रवायतें, परंपराएं थी, ताकि अपने यहाँ का जो स्पेशल है वहीं का रहे। तो दोस्तों वो हकीम चौंक गया और वहां गया जहां खाना बन रहा था और वहां जाके पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने अपना नकाब उठाया और जब वो देखा कि तो मुगल बादशाह की बेटी खाना बना रही है, तो आत्मग्लानि से लज्जित हो गया और खंजर अपने सीने में खोंपकर अपनी आत्महत्या कर लिया। तो जो लोग संविधान के साथ इस वक्त में गद्दारी करेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो उनके साथ भी वो हकीम वाली स्थिति ही पैदा होगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समाज का, किसी एक समुदाय का, किसी एक इलाके के लोगों के लिए एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया यह ग्रंथ नहीं है। यह संविधान सभा में सर्वसम्मति से पारित की गई वो किताब है जो 200 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद लिखी जा सकी है। यह किताब आम सहमति से इसलिए लिख दी गई दोस्तों, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध से पूरा विश्व तबाह हो गया था और अब कोई आपस में लड़ना नहीं चाह रहा था। यह किताब इसलिए लिखी जा सकी क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन होने से करोड़ों लोग मारे गए थे। इस नाते अब कोई आपस में लड़ना नहीं चाह रहा था और इस किताब में बहुत से लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस किताब में
रियासतों का एकीकरण लिखा हुआ है। वे रियासतें जो मुगलों के सामने नहीं झुकी या उनसे रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ करके लेकिन अपनी रियासत को बचा कर रखे, अंग्रेजों के सामने नहीं झुके या उनसे किसी तरह का रिश्ता जोड़कर अपने को बचा कर रखे। जब ये संविधान पारित हो रहा था, जब कोई अंग्रेज नहीं था, तो वे सारी रियासतों ने अपना विलय कर दिया और इस संविधान को अपने ऊपर स्वीकार किया। मैं बताऊंगा कभी रियासतों का संविधान में योगदान। हिंदू महासभा संविधान निर्माण में नहीं भाग लेती है, रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं निर्माण में और अपनी रियासतों का विलय कर देते हैं। रूस के एक बहुत बड़े नेता ने उस समय कहा था कि ये तो भारत में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बदलाव हो रहा है दुनिया के इतिहास में कि जो राजा कभी भी अपनी कुर्सी किसी को नहीं दे सकते, वे राजा अपने आप बिना लड़े अपना राज दे रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है! यही बापू का, गांधी जी का चमत्कार है दोस्तों। उन्होंने जो त्याग सिखाया था, इसीलिए कहता हूं किसी महापुरुष को पूरा पूरा समझिए। सरदार पटेल के बात करने की कला और बात रखने की कला, और ये सब कुछ जब मिलेगा तो जवाहरलाल नेहरू देश को आगे की तरफ ले जाएंगे। इस सारी संपदाओं से पूरे भारत के लिए स्कूल खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, बांध बनेंगे, बड़े बड़े बिजली घर बनेंगे। इस तरह की योजना बनाने वाला नायक सामने खड़ा है। इसमें आप ही से त्याग नहीं कराया जा रहा है राजा साहब। जो लोग सामाजिक मान्यताओं और प्रथाओं के नाते ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि वे अपनी सामाजिक ऊंची मान्यताओं को छोड़ें, भारत के नीचे से नीचे के समाज को भी साथ में आने दें, जिससे भारत एकदम मजबूत बन जाए। और बना दोस्तों। 62 में हम भले चीन से हार गए, लेकिन उसी चीन से हारने का लाभ उठाकर 65 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। चीन का सहयोग था, उसको अमेरिका का सहयोग था, लेकिन भारत जाग गया था। महज 3 साल में जाग गया था। 62 से 65 के बीच में कितना बदलाव हो गया भारत में कि भारत चेत गया था। 71 में मुंहतोड़ जवाब दिया, परमाणु परीक्षण कर लिया और गांव गांव में प्राइमरी स्कूल और सरकारी अस्पताल खुले हैं। चाहे भले ही अस्पतालों में डॉक्टर न हो, लेकिन खोले गए, बिल्डिंग बनाई गई। बाद की सरकारों की जिम्मेदारी थी और इसमें हम आप भी दोषी हैं, केवल सरकारों को ही दोष नहीं देंगे। आज अगर हम आप जाग रहे हैं तो कल हम उजाले को देखेंगे। अगर हम सोए रहेंगे तो उजाला कहीं होगा, हमारी आंख तो हमें अंधेरा ही दिखा रही होगी ना। इसलिए दोस्तों, अगर संविधान की सत्ता हम चाहते हैं तो हम सबको इस हाहाकारी माहौल को बहुत शिद्दत से महसूस करना होगा और कोई गफलत में न रहे कि वो किसी ऊंची जाति का है तो उसको लाभ मिल जाएगा या किसी वाल्मीकि जाति का है तो उसको लाभ मिल जाएगा। जब ये हटेगा ना, तो फिर एक नई तरह की जमींदारी आएगी जिसमें हर समाज से 10-5 लोगों को जागीरें बांट दी जाएंगी। देखिएगा, इस बार यही होगा। हर समाज के 10-5 लोगों को कैसे जागीरें बांटी ही तो जा रही है ना। जीतन राम मांझी जी आइए, आप भी 2 मंत्री बन जाइए। चिराग पासवान आइए, आप भी राज्यसभा में चले जाइए। तो चूंकि समाज अभी इतने पर ही दबाव बना रहा है, समाज अपने लिए नहीं बना रहा है, हमारे में से कितने को पद पर बैठा दिया जाएगा और उन्हीं के जरिए उनको भी समझा दिया जाएगा कि भाई अगर 1000 लोग मिलकर देश पर हुकूमत करेंगे तो हर एक आदमी के हिस्से में 1.5 अरब जनता है तो एक आदमी के हिस्से में कितने लोग आएंगे? 15 लाख लोग आएंगे। 15 लाख की आबादी पर हुकूमत करो तो 1000 लोगों में अलग अलग जाति समुदाय संप्रदाय के लोगों को बैठा दिया जाएगा और हुकूमत कर दी जाएगी। जो पूंजीपति है उसकी जाति क्या है? आपने देखा ना, कर्पूरी ठाकुर जी को भी इन लोगों ने फौरन पकड़ा दिया, भारत रत्न पकड़ा दिया। क्यों?
क्योंकि जिसकी बात न मानो उसको चाहे चादर जितना उड़ा दो, ढकने के लिए है वो सम्मान करने के लिए नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की चादर उड़ा करके और यहां बेटियां बिलबिला रही हैं कि भाई हमारी इज्जत की चादर उतारने वाले को दंडित करो। तो इस बार जब संविधान हटेगा तो नए तरीके की जामीदारी तानाशाही आएगी। इसलिए सबको मिलकर संघर्ष करना है, सबको मिलकर चलना है, और संविधान ने यही सिखाया है। संविधान में आस्था अगर कमजोर हो गई तो ये देश खंड खंड हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैं आशंका बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कि ये दृश्य तब बदल जाएंगे, तब ये संभव ही नहीं होगा। आज सोचिए कि आज़ादी के बाद कभी किसी आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की दीवारें आपने देखी हैं, इस तरह के धुएं आपने देखे हैं, इस तरीके के कटीले तार देखे हैं, और इसके बाद इनको बदनाम करने वाली मीडिया को देखा नहीं। तो अगर 2024 में संविधान कुचलने की इच्छा रखने वाली शक्तियां आ गई सत्ता में और उधर से अग्निवीर लौट कर आएंगे, उनको नौकरी दे दी जाएगी। इधर से रेलवे का भी निजीकरण कर दिया गया होगा और उसमें संविदा पर सबको नौकरी मिलेगी। और संविदा क्या, वो तो पूंजीपति के आप गुलाम होंगे। एक नई तरीके की चमक दमक भारत में दिखाई जाएगी। जरा ये भी बोल लूं, वीडियो लंबी हो रही लेकिन सुन लीजिएगा। आप देखते होंगे कि ट्रंप आए थे तो दिल्ली का कुछ हिस्सा खूब चमकाया गया, और जहां कहीं झुग्गी झोपड़ी दिखी वहां बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करके ढक दिया गया, गंदगी न दिखे। वैसे ही आजकल आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, एकदम जवान जवान औरतें, सुंदर सुंदर लड़कियां गार्ड के रूप में, सेलर्स के रूप में, एकदम बढ़िया मेकअप किए, फिट फाट अच्छे कपड़े में आपको दिखती हैं। कभी आपने पता लगाया कि उनको सैलरी कितनी मिलती है? जब आप पता लगाएंगे सैलरी कितनी मिलती है तो आप ये देखेंगे कि बस इतनी भर मिलती है कि वहीं भर वो फिट फाट रहे हैं, घर पर शायद फटे कपड़े पहनती हूं। ये स्थिति बना दी गई है। 12-12 घंटे गार्ड खड़े होकर ड्यूटी करते हैं मॉल्स में। ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? कहां गया लेबर लॉ? मजदूरों के लिए बनाया गया कानून कहां गया? तो इन सब की तरफ ध्यान देना होगा। और जाकर देखिए, हर जाति वर्ग की लड़कियां, हर जाति वर्ग के लोग अस्पतालों में गार्ड बन करके, नर्स बन करके, सेल्समैन बन के काम कर रहे हैं। तो जब तक कानून और संविधान नहीं रहेगा तब तक न्याय नहीं रहेगा। जब तक न्याय नहीं रहेगा तब तक सुकून नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। और जब तक सुकून और शांति नहीं रहेगी तब तक भारत का विकास हो, ये संभव नहीं है। या चाहे कितना विकास हो जाए, वो काल्पनिक होगा, कागजी होगा, दिखावटी होगा, बनावटी होगा, झूठ होगा। इसलिए 2024 में आर पार या फिर मचेगा हाहाकार। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय संविधान।